लेते हैं। देखिए इस वाले रिकैप में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जैसे देखिए हमने जब एटॉमिक मॉडल स्टार्ट किया था, एटॉमिक मॉडल स्टार्ट किया था उसमें से है ना, हमने सबसे फर्स्ट आपका जे थॉमसन का मॉडल को हमने पढ़ा है ना। उसके बाद सेकेंड में आपका आया रदरफोर्ड है ना, और रदरफोर्ड आपका न्यूक्लियस का नाम लेकर आया था है ना। और रदरफोर्ड से अगर सवाल आएगा तो यहीं से सवाल आता ज्यादा है ना। अच्छा इसको हम लोग वाटरमेलन के वाटरमेलन है ना मॉडल के भी नाम से जानते हैं। और न्यूक्लियस का सर्च करते हैं इसमें हमारा अल्फा पार्टिकल्स का सवाल आता है ना। जिसमें अल्फा पार्टिकल्स को क्या होता है, तो हीलियम पर 2 पॉजिटिव जो होता है ना, दैट्स कॉल्ड व्हाट अल्फा पार्टिकल्स। ओके देन आफ्टर जो हमारा मॉडल आया था लेके है ना, वो लेके आया था कौन, बोर्स। और हमें इसी को पढ़ना है। हालांकि बोर्स का मॉडल आने से पहले है ना हमारे केमिस्ट्री में कुछ रिसर्च हुए जिसके बाद आपका बोर्स का मॉडल फाइनली आया था है ना। तो रदरफोर्ड से यहाँ के बीच में, मतलब रदरफोर्ड से यहाँ आने में काफी ज्यादा गैप मिला था है ना। और यहाँ 2 चीज काफी अच्छे चीज का डिस्कवर हुआ था। जिसमें से पहला है कि जो हमारा लाइट था है ना, हमारा जो लाइट था है ना, हम इसको पहले ओनली एंड ओनली वेव समझते थे, बट इन एक्चुअल वेव एक्ट एज बोथ है ना। कि वेव मीन्स लाइट, जो आपका लाइट है ना, वो आपका ड्यूअल नेचर का निकला है ना। ड्यूअल नेचर मतलब दे हैव वेव नेचर एज वेल एज दे हैव पार्टिकल नेचर, ऑफ कोर्स है ना। उसके पास वेव नेचर भी था और क्या था, पार्टिकल नेचर भी था। और अगर हम लोग वेव नेचर का बात करें कि वेव नेचर कैसे प्रूव हुआ, तो हमने देखा था कि वेव नेचर में आपका कुछ वेवलेंथ आते हैं, वेवलेंथ हो गया है ना, फिर आपका फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी, फिर आपका एक था एम्पलीट्यूड है ना, देन आपका वेव नंबर, इस तरीके से है ना। कुछ कुछ टर्म से कहते हैं, लेमडा न्यू, एम्पलीट्यूड को ए से और वेव नंबर को न्यू बार से। अगर यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला का बात करें, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल ऑफ कोर्स आ सकता है, तो जो न्यू इक्वल टू क्या होता था, ये सी अपॉन में लेमडा। और हमने देखा था अगर इसको डिफाइन करें तो ऐसे अगर कोई वेव है ना, तो यहाँ से 2 क्रेस्ट के बीच में जो दूरी होता है उसको हम लेमडा बोलते हैं है ना। फिर यहाँ 1 सेकेंड अगर इसको हम चलाएं, 1 सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट किया है ना, नंबर ऑफ है ना साइकिल कंप्लीटेड पर सेकेंड है ना, इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते थे। फिर अगर हम एक एज ए सेंटर लाइन यहाँ से पास करें, तो सेंटर लाइन से अगर यहाँ तक का दूरी, यही आपका एम्पलीट्यूड कहलाता था। और अगर वेव नंबर का बोला जाए तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या था, वेव नंबर इक्वल टू 1 अपन में लेमडा। मतलब कि अगर 1 मीटर है ना, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर में कितना बार वेवलेंथ आया, जैसे यहाँ से 1 हो गया, फिर यहाँ मान लीजिए 2, फिर यहाँ से 3, तो 3 बार आया, तो इस तरीके से वेव नंबर इसको कहा जाता था। तो इस तरीके से हमने वेव के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज सीखा था है ना। फिर हमने सीखा था वेव का एनर्जी में निकाल सकते हैं, क्या निकला था, इक्वल टू एच न्यू, ऐसे करके। फिर हमने पार्टिकल नेचर पढ़ा था उसका, पार्टिकल नेचर। और पार्टिकल नेचर में जो हमारा इंपॉर्टेंट था उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना। और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या देखा था कि एक हमारे पास एक क्या होता है, ये मेटल का सरफेस होता है ना। और मेटल के सरफेस पे व्हाइट लाइट आता है, लाइट को अगर हम लोग स्ट्राइक करवाते हैं, उसमें टकराते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिमूव होता है ना। इलेक्ट्रॉन्स ना रिमूव्स फ्रॉम, कहाँ से भाई, तो मेटल सरफेस पे। तो मेटल सरफेस से क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन रिमूव होते थे। अब इसमें ये देखा गया कि यहाँ पे ऑफ कोर्स इस मेटल को रिमूव करने के लिए यहाँ कुछ ना कुछ आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा है ना। यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगा कुछ ना कुछ है ना, यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। और वो एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड होगा, तो इससे। और यहाँ का जो एनर्जी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, था एच और न्यू से। फिर हमने सीखा था कि ऐसा नहीं है कि किसी भी लाइट का एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है या तो निकाल सकता है ना। अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ, मतलब मिनिमम उतना अमाउंट का फ्रीक्वेंसी चाहिए
then and then only a electron can be ejected from that metal surface. And of course, and all we know what that minimum frequency below which electron cannot be ejected, है ना, from where, बताइए, from where? metal surface, है ना, of course, now from metal surface, है ना, is called, उस frequency क्या बोलते हैं, threshold frequency, of course, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कि वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी कि अगर उससे नीचे अगर आपका रहा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल है, इसको बोलते थे न्यू नॉट, ऐसे करके। तो अगर एनर्जी का बात करें तो मिनिमम एनर्जी भी कुछ ना कुछ होगा, तो मिनिमम एनर्जी कितना लगेगा भाई, तो E इक्वल टू एच न्यू नॉट, जिसको हम लोग वर्क फंक्शन के भी नाम से जानते थे, ऐसे करके, है ना। और फिर हमने ये सीखा कि क्या हो, है ना, कि अगर मेटल से, अगर हम ऐसे समझे कि यहाँ से लाइट आया, है ना, ये मेटल है आपका, है ना, और यहाँ इलेक्ट्रॉन था, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होना चाहता है ना, रिमूव होना चाहता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, है ना। और यहाँ पे मान लीजिए एनर्जी इसका कितना लगेगा, एच न्यू नॉट मिनिमम, और अगर यहाँ से जो लाइट का एनर्जी आ रहा है वो एच न्यू आ रहा है, तो अगर फर्स्ट केस हम पढ़े यहाँ, अगर केस नंबर में अगर एच न्यू जो है वो छोटा होगा एच न्यू नॉट से, तो बताइए क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल सकता है क्या? नो नो सर, एकदम नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर दूसरा बताइए, अगर एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट होगा तो हाँ बिल्कुल इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना, अगर बराबर है तभी, लेकिन इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगा, नहीं। और थर्ड केस, अगर एच न्यू ग्रेटर देन एच न्यू नॉट हो गया तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ही होगा, एज वेल एज इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड हो जाएगा, नहीं। हाँ, और इसी काइनेटिक एनर्जी कितना प्रोवाइड होगा, तो देखिए अगर आपका एनर्जी ज्यादा है, लेट से 10 किलो जूल यहाँ से एनर्जी आया, और यहाँ निकालने में मान लीजिए 5 किलो जूल एनर्जी लगता है, तो बताइए, तो अगर 10 किलो जूल था, 5 किलो जूल इलेक्ट्रॉन ये तो निकालने में खत्म हो गया, तो जो 5 किलो जूल बचा वो उसको क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो मतलब कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इसका, तो जितना होगा लाइट से, मतलब लाइट से कितना 10 किलो जूल, उसको माइनस कर देंगे, निकालने में कितना खर्चा हुआ 100, और इसी का बोलते हैं हम लोग एच न्यू, और क्या होगा एच न्यू नॉट, और एच न्यू इज नथिंग बट एनर्जी, और एच न्यू नॉट इज नथिंग बट वर्क फंक्शन। तो इस तरीके से हम लोग किसी का काइनेटिक एनर्जी भी डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर इतना हमने पार्टिकल्स नेचर पढ़ा, है ना। वेव मतलब कि यहाँ पे मतलब हम क्या समझे कि जो लाइट होता है उसके पास दो नेचर होता है ना, वेव नेचर भी एज वेल एज पार्टिकल्स नेचर भी। उसके बाद हमने कल एक बहुत ही सुंदर चीज पढ़ा था, जिसका नाम था एटॉमिक स्पेक्ट्रम, नहीं? यस सर। मैं क्या पढ़ा था, सॉरी, है ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। उसमें क्या पढ़ा था कि अगर, है ना, अगर मान लीजिए हमारे पास, है ना, एक क्या मान ले प्रिज्म हो, है ना, एक प्रिज्म अगर हमारे पास है ना, और अगर हम इसमें, है ना, व्हाइट लाइट को पास करते हैं, यहाँ व्हाइट लाइट को जैसे पास करते हैं तो व्हाइट लाइट में आपका 7 कलर होता है, नहीं? यस सर। और हर एक कलर का अपना अपना डिफरेंट वेवलेंथ होता है ना, डिफरेंट क्या होता है, सबका वेवलेंथ होता है। और अगर सबके पास अगर डिफरेंट वेवलेंथ है तो यहाँ टकराने के बाद इन लोग सब स्प्लिट होते हैं, है ना, बेंड करते हैं। और इसमें देखा क्या गया था कि बेंड जो होता है ना, जो मुड़ता है लाइट, वो सब एक इक्वल से नहीं, है ना, अलग वेवलेंथ होने के कारण से उनमें जो बेंडिंग होता है वो भी क्या होता है, अलग होता है। तो अगर अलग हुआ तो सिंस इसमें ऐसे है, तो इसमें हम क्या जानते हैं कि विब्ग्योर में VIBGYOR, इसमें से इससे जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है, नहीं? रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ, है ना। तो अगर इसका वेवलेंथ सबसे, अच्छा बताइए, अब जिसका वेवलेंथ जितना बड़ा होगा उसमें मुड़ाव उतना ही कम देखने को मिलेगा हमें, है ना। सिमिलर मोड़ के जैसे हम उस टर्न के जैसे समझे थे कि रोड में अगर कोई टर्न है ना, और वो टर्न अगर कहीं ना कहीं हायर रोड में जा रहा है तो ऑफ कोर्स, है ना,
वहां पे आपको टर्न कब होगा वो पता भी नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर वही टर्न आपका मान लीजिए लोअर, अगर छोटा सा टर्न मैंने छोटा तुरंत में अगर टर्न होता है ऐसा ऐसे करके, तो उसमें आपको पूरा एहसास हो जाएगा, फील हो जाएगा कि अच्छा यहाँ पे टर्न हुआ है। तो मतलब कि जिसका वेवलेंथ, जैसे इसी को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ और इसका वेवलेंथ ऑफकोर्स आपको दिख ही रहा होगा कि नीचे वाला का वेवलेंथ छोटा है। तो जिसके पास छोटा वेवलेंथ होगा उसमें आपका बेंडिंग ज्यादा दिखेगा, ज्यादा फील होगा, है ना। जबकि लॉन्गर वेवलेंथ था लोअर फील, मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ से वेवलेंथ बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे बेंडिंग जो होगा, है ना, वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मतलब सबसे ज्यादा वायलेट बेंड करेगा, फिर सबसे कम क्या, रेड। तो अगर यहाँ पे मुड़ता है तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, तो सबसे नीचे कौन होगा, वायलेट, क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ बहुत छोटा है तो उसमें टर्निंग ज्यादा दिखेगा, और सबसे ऊपर में आपका क्या होगा, रेड। इस तरीके से तो सबसे ऊपर में आपको रेड देखिए, और यहाँ पे आपको एक कलर का स्पेक्ट्रम मिलेगा, नहीं है ना, और इसी कलर को स्पेक्ट्रम मैंने जो कलर का एक बैंड मिलेगा, है ना, जो कंटिन्यूअस होगा ऑफकोर्स, है ना, कंटिन्यूअस होगा, और इसी कंटिन्यूअस को हम लोग, है ना, स्पेक्ट्रा के नाम से जानते थे। और जैसे हम लोग यहाँ जाने थे उसके बाद ऑटोमेटिक सीख गए थे कि हमारा जो स्पेक्ट्रा होता है, स्पेक्ट्रम होता है, वो दो तरह का होता है, नहीं, एक को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, अरे वो क्या बोले थे बताइए, लाइन स्पेक्ट्रम, नहीं तो याद है या भूल गए, याद है सर, है ना, क्या कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस को कोई बता सकता है किसको बोलते थे इसको, कंटिन्यूअस जिसमें लाइन नहीं हो, मतलब डायरेक्ट हो। उसमें हाँ, मतलब सब कंटिन्यूअस, किसी में ब्रेकेज ना हो, नहीं कि वहां जितने भी Yes, sir. वेवलेंथ हो, है ना, वो कंटिन्यूअस हो, कहीं भी बीच में मतलब कोई आपका ब्लैक करके या कोई ब्रेक ना हो, नो एनी, है ना, नो एनी ब्रेक, है ना, बिटवीन बिटवीन डिफरेंट वेवलेंथ। Yes, sir. जैसे रेड है, रेड के बाद ब्लू आया, ब्लू के बाद अगर आपका मान लो कुछ भी दूसरा ग्रीन आया, तो वहां पे आपको किसी तरह का ब्रेकेज ना दिखे, है ना, वहां पे आपको कहीं ऐसा ना लगे कि अच्छा यहाँ देखिए यहाँ टूट गया, ऐसे नहीं, आपको कंटिन्यूअस दिखे, उसको कंटिन्यूअस बोलते थे। और लाइन जो होता था, वो लाइन में क्या दिखता था हमें, मतलब उसमें आपको कहीं ना कहीं ब्लैक कलर का दिखता था, तो वो डिसकंटिन्यूअस होता था, वो नहीं, Yes, sir. कंटिन्यूअस रहता था, है ना। और डिसकंटिन्यूअस इंडिकेट करता था कि नहीं ये जो गिवन चीज है वो कंटिन्यूअस नहीं है, इसमें बीच में ब्रेकेज है, उसमें टूटा हुआ है ना, ऐसे। और अगर हम लाइन स्पेक्ट्रम का बात करें तो लाइन भी दो तरीके का था, नहीं, अरे इसको बंद करने तो, है ना, यहाँ पे डिस्टर्ब होता है लिखने में। देखो लाइन, लाइन दो तरह का था, एक था आपका एमिशन, Emission और एक अरे क्या था बताइए, absorption. एक था एब्जॉर्प्शन, Absorption. है ना। अच्छा, हालांकि देखा जाए तो ये दोनों यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल थे, नहीं Yes, sir. है ना, एमिशन और एब्जॉर्प्शन क्या है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर आप, हम ऐसा एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो दोनों कैलकुलेट नहीं करते हैं, किसी एक को किए जैसे। हालांकि जहां तक देखा जाए तो एमिशन को हमेशा स्टडी करते हैं, नहीं, एमिशन को हमेशा स्टडी किया जाता है ना, फॉर Yes. इज, है ना, फॉर इज ऐसे, मतलब इजी के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी होता है। लेकिन अगर आप एब्जॉर्प्शन कीजिएगा तो थोड़ा सा टफ लगेगा। और अगर आपको पता होगा तो कैसे होता था भैया, इसको अगर थोड़ा सा करें तो इसमें क्या था, प्रोसीजर क्या था अपना बनना, जैसे देखिए यहाँ एक एटम होता था, नहीं, और एटम में Yes, अगर sir. हम लाइट को पास करें, ये लाइट है आपका, है ना, इसमें होगा सातों कलर होगा, है ना। तो जैसे इसको एनर्जी मिलेगा, ये लाइट एक्साइट होके ऊपर चला जाता था, Yes, sir. आपका ग्राउंड स्टेट है ना, और ये आपका क्या हो गया, एक्साइटेड Accepted. स्टेट, है ना, ग्राउंड से एक्साइटेड। फिर जैसे ऊपर से फिर क्या आता था, नीचे आता था, है ना। और नीचे आने के समय देखो, अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ कुछ ना कुछ ये क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, Yes, sir. है ना, एब्जॉर्ब, है ना। और यहाँ जब ऐसे आएगा तो यहाँ से कुछ ना कुछ वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, Yes, sir. ऐसे करके। और यहाँ जो एनर्जी रिलीज करता है वो लाइट के सोर्स में निकलेगा, है ना, लाइट के फॉर्म में निकलेगा, है ना, मतलब उसमें वेवलेंथ होगा, है ना, और लाइट के फॉर्म में निकलेगा। और यहीं पे हम लोग क्या लगा के रखते हैं, डिटेक्टर मशीन, नहीं, Yes, sir. डिटेक्टर रहता है जो कि बता देता है यहाँ कौन सा कलर आया है। सो और ऐसे फिर हम लोग यहाँ वेवलेंथ मिलता है, पता चला कि नहीं यहाँ पे आया, मान लीजिए आपका रेड, मान लीजिए Machine. ऐसे देखिए आपका ग्रीन आ गया,
है ना। फिर मान लो यहीं पे मतलब कहीं पे आपका येलो जैसा आ गया, तो देखिए ये सब आपका क्या होता था कि अच्छा मतलब ये सब जो कलर था, मतलब ये सब जो वेवलेंथ थे ना, ये सब जो वेवलेंथ थे आपके वो क्या हुए, उसमें एब्जॉर्ब हुए नहीं। इस वाला Yes, sir. गिवन कंपाउंड में ये सब क्या हुआ था, हाँ, मतलब ये देखो मतलब ये जो कलर आया वो कौन सा कलर है, इमिशन वाला, अरे इसको इमिशन ना बोलेंगे। Emission वाला. Yes, sir. तो इस स्पेक्ट्रम को हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम भी बोलते थे, है ना। और यहाँ से जो अगर यहाँ से भी एक लाइट निकलेगा, अगर इसको आप भेजेगा तो यहाँ पे जो मिलेगा स्पेक्ट्रम ना, उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता था नहीं। Yes, sir. ऐसे ऐसे था प्रोसेस। फिर हम यही चीज यहाँ देखिए, यहाँ एटम स्पेसिफिक नहीं था, अगर उसी एटम को हम लोग अगर फिक्स कर दे हाइड्रोजन एटम नहीं, अरे बंद कर लो ना रे अंकित माइक, है ना, बंद कर लो, है ना, एकदम तुम लोग करता है जैसे बचपन जैसा। हाँ देखो, अगर वही हाइड्रोजन एटम था तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है बताइए, बीच में न्यूक्लियस, फिर पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर आपका छठा, फिर आपका सातवां, ऐसे करके नहीं। Yes, फिर sir. आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ होता है आपका फर्स्ट सेल में। सब में शेयर होता है. जब इसको एनर्जी मिलेगा, है ना, तो पहला से दूसरा जा सकता है, दूसरा से तीसरा, कहीं भी जा सकता है नहीं। Yes, sir. और जब जब ही ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ से फिर इमिशन होगा। और ये हम लोग देखे थे कि N1 बोलते थे किसको, लोअर को, Yes, sir. और N2 किसको बोलते थे, हाइयर्स को नहीं। जितना तो नंबर. बताइए, तो N1 और N2 से एक सवाल था, जैसे मान लीजिए अगर कहीं से अगर N1 में आ गया, मतलब पहला सेल में कहीं से भी, या तो दूसरा से, तीसरा से, चौथा से, पांचवा से, छठा से, तो क्या बोलते बताओ, लाइमन सीरीज, लाइमर सीरीज लाइमन सीरीज नहीं। Lambda अगर set. हाँ. अगर ऊपर से कहीं दूसरा में आ गया, चाहे तीसरा से, चौथा, पांचवा, कहीं से दूसरा होता है बाल्मर, Balmer. है ना, है ना। और तीसरा में आ गया तो Passion. पास्चन, Yes, sir. है ना। चौथा में आया तो ब्रैकेट, ब्रैकेट और पांचवा में आया तो पीफन, ऐसा करके नहीं। और इन तीनों में इंफ्रारेड निकलता है, इसमें कितना विजिबल, इसमें क्या चाहिए अल्ट्रा वायलेट नहीं, ऐसे करके। इस तरीके से हमने सब पढ़ा था, क्या है याद है कि पूरा भूल गए, है ना, थोड़ा सा तरीका तो हो ही गया होगा कोर्स। तो ये सब होने के बाद ही आपका आया था, तो देखो तो इतना सर्च होने के बाद तब जाके आपका जो है ना, वो बोर्स जो था वो अपना, है ना, एटॉमिक मॉडल को लेके आया। कि बोर्स मॉडल इससे पहले नहीं, उससे पहले मतलब एटॉमिक का स्पेक्ट्रा, इमिशन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, है ना, फिर डुअल नेचर ऑफ लाइट, है ना, ये सब हो गया था। उसके बाद बोर्स मॉडल आया था, और बोर्स मॉडल के अनुसार से, है ना, जो अच्छा उसमें से अच्छा एक देखो, बोर्स मॉडल जो है, जो बोर्स मॉडल जो आइटम है, वो जो कंसीडर क्या था, वो ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से भी दिया था, वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, है ना। चाहिए क्या था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ऐसे होगा, अरे क्या था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, देखिए क्या बोलता था कि जो कभी भी जो लाइट होते हैं वो हम समझते हैं क्या कंटिन्यूअस है, लेकिन इन एक्चुअल में कभी कंटिन्यूअस होता है नहीं, ये कैसे होते हैं, छोटे छोटे फॉर्म में होते हैं, है ना, ऐसे करके स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी में होता है, यस स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग क्वांटा के भी नाम से जानते हैं, है ना, अगर मर्ज के सबको बोले तो, है ना। और इसको फोटोन भी बोला जाता है कभी कभी, है ना, इसको फोटोन। और इसी का एनर्जी निकलता कितना, E = H न्यू, ऐसे। तो उन्हीं को, है ना, मैंने कि जो बोर्स मॉडल था वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को कंसीडर करते हुए, है ना, इन सब बात को बोला था। और देखिए जो रदरफोर्ड था और जो जे थॉमसन थे, उन लोग के समय में, है ना, हमारा जो मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो रदरफोर्ड और हमारा ये था, है ना, जे थॉमसन, तो उस वक्त आपका मतलब कि किसी भी तरह का मतलब प्लैंक्स क्वांटम वगैरह कुछ नहीं आया था, है ना। थॉमसन और रदरफोर्ड
जब एक्सपेरिमेंट करके वो अपना थ्योरी दे दिए थे, देन आफ्टर प्लांक्स आके इस बात को सेटिस्फाई करता कि नहीं, जो लाइट होता है उसको हम कंटिन्यूअस समझ रहे हैं, वो कंटिन्यूअस नहीं है ना, वो लाइट डिस्क्रीट फॉर्म में आता है। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, टुकड़ा टुकड़ा, छोटा छोटा फॉर्म है ना, स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी में आता है। और जो छोटे छोटे उसके पैकेट होते हैं उनको हमको अगर एक को बोलना है, सिंगल को, तो उसको क्वांटम बोलते हैं, है ना। और अगर मल्टीपल ग्रुप में बोलना जाएंगे तो उसको क्वांटा बोला जाता है। अगर वो लाइट का फॉर्म है, देखो जनरली जैसे EMR में भी सेम चीज होगा, लेकिन अगर वो स्पेशली लाइट है तो उसको हम लोग फोटोन के भी नाम से बोल सकते हैं, तो फोटोन भी बोला जाता है उनको, ऐसे करके, है ना। तो ऐसे करके ये हमारा होता है। देखो, तो इसी को कंसिडर करते हुए, है ना, हमारा जो बोर्स था वो अपना थ्योरी दिया, और बोर्स के अनुसार से जो उसके मेन थ्योरी थे, है ना, कि बोर्स के अनुसार से कौन कौन सी बातें, कौन है, अच्छा अच्छा, रुकिए रुकिए रुकिए, कौन है? हेलो, हाँ कहाँ के बोला रहे, सुनते में मौका मिल लिया। हाँ जी, हाँ क्या बोल रहे थे, जा रहा ना आवाज, तो है ना, Yes, sir. तो बोर्स इन्हीं बातों को कंसिडर करते हुए, है ना, कुछ अपना मैंने वो दिया था, और उसके अनुसार से क्या क्या बोला था। देखो, सबसे पहला बात, है ना, अगर बोलिए बोर्स के अनुसार से कि बोर्स का क्या क्या पॉइंट था, मेन बात, उस बात को ध्यान देते इसमें। देखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि बोर्स जो था वो एप्लीकेबल जो था, है ना, एप्लीकेबल फॉर ओनली हाइड्रोजन एटम, है ना। वो जो बात बोला है, जितना भी बात बोला है, वो ओनली एंड ओनली अप्लीकेबल किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, और हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम। अब क्या हुआ हाइड्रोजन लाइक एटम, जैसे ऐसे देखिए, जैसे हाइड्रोजन अगर आपको बोले तो हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर 1, अगर एक एटॉमिक नंबर तो इसमें प्रोटॉन एक और इलेक्ट्रॉन कितना, एक, है ना। अरे इस वाले में हाइड्रोजन का बताइए, हाइड्रोजन कितना होता है, प्रोटॉन का संख्या 1 होगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होगा, न्यूट्रॉन का संख्या क्या होगा 0, ताकि एटॉमिक मास डिस्टेंस कितना होता है 1, ये सब चीज देखिए ऐसे। तो बोला कि जो बोर्स है वो आपका हाइड्रोजन एटम में ही ओनली वर्क करता है, अगर हाइड्रोजन एटम नहीं है ना, तो उसमें ये काम नहीं करता इसका थ्योरी, मतलब जितना भी एक्सपेरिमेंट है, जितने भी सारे थ्योरी दिए हैं इसने, है ना, हालांकि ये और भी काम कर सकता है, लेकिन वो उतना हायर में काम नहीं कर पाता है। तो ये हो गया हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लाइक लिखना है यहाँ, है ना। हाइड्रोजन लाइक का मतलब क्या हुआ कि वैसे वैसे हाइड्रोजन तो नहीं है, लेकिन उनमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन हो, मतलब इसको बोल सकते हैं 1, है ना, इलेक्ट्रॉन एटम, 1 इलेक्ट्रॉन एटम के जिसके पास अगर एक ही इलेक्ट्रॉन हो, वैसे जैसे कि आप देखिए, से लिथियम पर अगर हम 2+ कर दिए, देखिए बताइए लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, है ना, इसका प्रोटॉन कितना होगा 3, और इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 3, लेकिन अगर वही लिथियम 2+ हो गया तो प्रोटॉन तो 3 होगा ऑफकोर्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1, Yes, sir. देखिए। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इसका भी 1 हो गया और हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो समझिए हाइड्रोजन और लिथियम 2+ क्या है आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको, आइसोटॉप, आइसोबार सब याद है ना, Yes, sir. किसको बोलते हैं कि दोस, है ना, एटम्स, है ना, which have same number of electrons, Yes, sir. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर जिसके पास सेम नंबर इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग आइसोइलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। तो इस तरीके से ऐसे, तो मतलब ये वाला भी, मतलब अगर ये हाइड्रोजन जैसा हो गया, आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गया, मतलब इसमें भी बोर्स मॉडल अप्लाई करेगा। या तो अगर आप बोलिए, है ना, लिथियम के बाद क्या होगा, बेरिलियम पर अगर 3+, देखिए सिमिलरली इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा आपका, नहीं, तो या तो वो हाइड्रोजन हो, या तो अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन लाइक एटम होना चाहिए, दैट मींस दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम दैट्स हाइड्रोजन हैव, है ना। आपको पता है ना हाइड्रोजन हैव कितना इलेक्ट्रॉन, भैया 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, देन यू ऑल द एटम, है ना, दैट शुड आल्सो कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, दैट देन एंड ओनली देन, है ना, बोर्स इज एप्लीकेबल फॉर ऑल थ्योरीज, है ना, जितना भी बोर्स का थ्योरी था, है ना, तभी एप्लीकेबल होगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं दैट्स पार्टिकुलर एटम में, है ना, व्हेन दे हैव ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऐसे। तो ये चीज पहला हो गया, है ना। हालांकि इसका ये लिमिटेशन भी आता है, बोर्स का अगर लिमिटेशन होता है ना खामियां में, तो खामियां में इस बात को भी बोल सकता है कि, है ना, कि मतलब
कि आखिर कोई थ्योरी दीजिए आप, अगर आप किसी थ्योरी दे रहे हैं तो देयर इज नो एनी सिंगल आइटम, नॉट ओनली फॉर हाइड्रोजन, देयर आर लॉट्स ऑफ एटम्स, है ना। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो देयर आर 119 to 20 इलेक्ट्रॉन एटम्स, है ना। तो आपका जो थ्योरी हो दैट शुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल दोज एटम्स, है ना। ऐसा नहीं कि किसी पार्टिकुलर ने कार्बन के लिए स्पेशल, हाइड्रोजन के लिए स्पेशल, तो देन हाउ कैन वी, है ना, रिमेंबर दैट काइंड ऑफ हाउ मच। आप समझ सकते हैं ना कि अगर उतना सारा एटम्स का, अगर हर एक एटम्स का पार्टिकुलरली अगर सिंगल डेफिनेशन करने लगे तो हमारे पास तो 119 डेफिनेशन हो जाएंगे, दैट इज नॉट, है ना, सुटेबल फॉर एनी स्टूडेंट, है ना। बोर्ड्स, है ना, डेफिनेशन करते हैं एक ही चीज का कैसे। तो ये कहीं ना कहीं बोर्ड्स का लिमिटेशन में भी आता है कि बोर्ड्स को अगर हम अच्छा मानते, दे ओनली एंड ओनली देन इफ दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल इन ऑल एटम, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है ना, सिर्फ हाइड्रोजन में ही कर पाता है, दैट्स व्हाई, है ना, इस लिमिटेशन फॉर बोर्ड्स, इसका लिमिटेशन में भी आता। तो पहला तो इसका एक बात था कि हाइड्रोजन एटम होना चाहिए या तो हाइड्रोजन एटम का ऐसे होना चाहिए। अगर इसका हम दूसरा पॉइंट बोले कि क्या बोला, सो समझिए दूसरा पॉइंट को, है ना, समझने के लिए क्या बोलते हैं, देखो कि बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, वो क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर इन एटम, है ना, वो क्या करते हैं, वो क्या करते रहते हैं, मतलब मूव करते रहते हैं, मूव अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। बोर्स बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे पहले क्या था, जैसे कि आप अगर जैसे थॉमसन का बात सुने तो क्या बोला था कि भैया वो तो वाटरमेलन जैसा है, इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा पड़ा है और बीच बीच में दाना जैसा कहेंगे प्रोटॉन है, जो कि कंप्लीट गलत था। फिर उसके बाद फोर आया, बोला कि नहीं, बीच में आपका प्रोटॉन होगा, मतलब न्यूक्लियस को प्रोटॉन भी नहीं बोला था, बोला था कि बीच में आपका न्यूक्लियस होगा जो पॉजिटिव चार्ज होगा और साइड में आपका इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कहाँ है, कैसे है, कोई इसमें बात नहीं हो पाया था। लेकिन फिर बोर्स बोला कि नहीं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के, वो आपके घूमते रहते हैं। मतलब अगर आपका ये न्यूक्लियस है, जैसे अगर हम अगर यहाँ पे अपग्रेड करते जान से, देखिए पहला में आपका जो थॉमसन था, है ना, थॉमसन बाबा के अनुसार क्या था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन, देखिए जो व्हाइट कलर का बनाएंगे वो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो व्हाइट कलर का बनेगा, है ना, आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इसमें कहीं कहीं दाना के जैसा आपका क्या होगा, प्रोटॉन, ये रेड कलर का आपका प्रोटॉन, ऐसे करके देखिए ऐसे। फिर इसके बाद इससे थोड़ा सा डेवलप हुआ, है ना, डेवलप हुआ तो आप